पुलिस के पास कोई पीड़ित महिला 490A के तहत रिपोर्ट दर्ज करवाने जाती है। क्रुएल्टी एक ग्राउंड है डिवोर्स का। यह मामला केवल पति और पत्नी के बीच तक सीमित नहीं रह जाता है, पूरा परिवार इससे प्रभावित होता है। 498A का मामला है, वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सुनते हैं। पति पत्नी के बीच नोक झोंक होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब दो लोग आपस में एक साथ रहते हैं तो उनमें नोक झोंक होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यह जब नोक झोंक हिंसा का रूप ले ले, यह नोक झोंक जब रोजमर्रा की तरह होने लगे, तो यह एक वैधानिक और कानूनी रूप ले लेता है, जिसके सुलझाने के लिए लोग कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। इसे अमूमन आम भाषा में सेक्शन 498A का केस भी कहते हैं। बीएनएस में यह सेक्शन 85 है। लेकिन ये कानून कब लागू किया जाता है और यह कानून कितना कठोर है, जिसकी चर्चा हर जगह होती है, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रमोद गुप्ता जी हैं। पिछले 4 साल से वे सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो हमें इस कानून के बारे में विस्तार से बताएंगे। प्रमोद गुप्ता जी, आपका माय लॉर्ड के चैनल पे स्वागत है। आप हमें यह बताइए कि सेक्शन 498A क्या है, बीएनएस में इसका नया रूप क्या है, और यह कानून इतना इतना चर्चा में क्यों है। इंडियन पिनल कोड 498A को भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 में समाहित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2024 1 जुलाई 2024 से प्रवर्तन में है। 1 जुलाई 2024 के बाद जितने भी 498A के ऑफेंसेज हुए हैं, वो सब के सब धारा 85 के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। 1 जुलाई 2024 से पूर्व जितने भी 498A के मामले हैं, वो सब आईपीसी के 498A की धारा के तहत ही गवर्न होंगे। जी। दूसरा प्रश्न था कि ये क्यों इतना पॉपुलर है और क्यों इसकी चर्चा इतनी होती है। तो देखिए, समाज का निर्माण परिवार से होता है, और परिवार जब बड़ा होता है तो एक कुनबा, फिर एक गांव, फिर प्रदेश, फिर राज्य और देश के रूप में विकसित होता है। तो जो सबसे प्रथम इकाई है हमारे देश और समाज की, वो परिवार ही है। तो परिवार में पति और पत्नी का रोल बहुत अहम होता है। उनके बीच अगर कोई विवाद होता है और उससे पूरी पारिवारिक व्यवस्था चरमरा जाए, खराब हो जाए, तो स्वाभाविक है कि यह आम जन के मुद्दों का विषय है, जिस पे आम चर्चा लाजमी है। लोग इसकी चर्चा करते ही हैं। तो जहां तक 498A के ऑफेंस का सवाल है, तो यह एक क्राइम है और इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, जिसमें पत्नी के ऊपर पति के द्वारा या पति के रिश्तेदारों के द्वारा क्रुएल्टी की जाती है, उसके लिए इसमें ऑफेंस का जो ऑफेंस बनता है, उसके लिए सजा का प्रावधान है। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो क्रुएल्टी है, किन किन एक्टिविटीज को क्रूरता का नाम दिया जा सकता है। जी सत्यम जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसा कि आपने पहले बताया कि आर्टिकल 21 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सभी को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो किसी भी पति द्वारा या पति के रिश्तेदारों के द्वारा अपनी पत्नी को या अपनी बहू को प्रताड़ित करना, उसके साथ ऐसी फब्तियां कसना जिससे उसके गरिमा को चोट पहुंचे, या फिर जो एक हमारे समाज की एक ऐतिहासिक बुराई रही है, दहेज। तो इस बात को लेकर के रिश्तेदारों के द्वारा या पति के द्वारा तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए डिमांड करना, ये एक क्रुएलिटी के दायरे में आता है। प्रमोद जी, आप हमें ये बताइए कि अगर पुलिस के पास कोई पीड़ित महिला 490A के तहत दर्ज करवाने जाती है, तो वहां पे पुलिस किस तरह से कार्रवाई करेगी, पुलिस किस तरह से इस मामले को हैंडल करेगी। देखिए, प्रैक्टिकल लेवल पे अगर देखा जाए तो इसमें क्या है कि पुलिस वाले कोशिश करते हैं कि एफआईआर दर्ज ना हो। एफआईआर दर्ज करने से पूर्व भी लड़की वाले पक्ष को, लड़के वाले पक्ष को बुला करके, समझा करके सुलह सलाह कराने की कोशिश करते हैं कि कोई मामला ना बने। फिर भी यदि कोई अगर बात नहीं बनती है और एफआईआर दर्ज ही हो जाता है, तो फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, एक एक बहुत अच्छा जजमेंट था, राजेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का।
जिसमें सुप्रीम हम्म, कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया था कि 498 के मामलों में क्या क्या करना है, गिरफ्तारी के संदर्भ में अ, दोनों पक्षों को क्या क्या चीजें उपलब्ध है राइट्स लाइबिलिटीज के रूप में। उसके बाद उसमें ये उसमें गाइडलाइन यही था कि एक वेलफेयर कमेटी बनेगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद वो वेलफेयर कमेटी जो है वो रिपोर्ट बनाएगी अपना, दोनों पक्षों को सुन करके, तब उस पर अग्रतर जो भी कार्रवाई होगी वो होगी कि अग्रिम 2 महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। जी। इस तरह की बातें उस जजमेंट में गाइडलाइन के रूप में आई, लेकिन कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उसको वापस ले लिया। लेकिन इधर के हाल के मैटर एक मसला हुआ है आईपीसी आईपीएस पति, जिसमें जी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपने दिए गए उस गाइडलाइन को पूरा पुनः दोहराया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी 2022 में इस तरह के गाइडलाइंस को दिया था कि एक वेलफेयर कमेटी होनी चाहिए, 2 महीने का कूलिंग पीरियड होना चाहिए, उसके बाद हम्म, उसमें प्रॉपर इसके दौरान इन्वेस्टिगेशन चलेगी, लेकिन कोई अरेस्टिंग नहीं हम्म, होगी। तो उस गाइडलाइंस को बिल्कुल। पुनः से बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में इस बात का निर्देश दिया है कि ये होना चाहिए, और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक वेलफेयर कमेटी का निर्माण होना चाहिए। हाँ, क्योंकि यह मामला केवल पति और पत्नी के बीच तक सीमित नहीं रह जाता है, पूरा परिवार इससे प्रभावित होता है। साथ ही साथ बच्चे और घर का माहौल भी बिगड़ता है। कम्युनिटी वेलफेयर कमेटी के अलावे पुलिस पुलिस को क्या गाइडलाइंस हैं, वो किस तरह से इस मामले में एक्शन लेती है या जांच करती है? जी बिल्कुल, जैसे ही 498 ए का मामला दर्ज होता है तो पुलिस को एक पावर है जो सीआरपीसी के तहत मिला हुआ है, 41 ए का, जो कि अब बीएनएसएस का 35 हो गया है। मतलब फोर्टी जी। वन ए धारा बीएनएसएस में अब 35 के रूप में पढ़ा जा रहा है। तो इसमें पुलिस को ये गाइडलाइंस है कि आप गिरफ्तार नहीं करेंगे और 41 ए का लाभ देंगे या 35 का लाभ देंगे अक्यूज को। हम्म, अक्यूज में पति हो सकता है, पति के रिश्तेदार हो सकते हैं, जैसे लड़की के सास ससुर, ननद हो सकती है। इन लोगों का अमूमन नाम डाला जाता है क्योंकि मैट्रिमोनियल होम के ये पार्ट होते हैं। तो ऐसे में 41 का लाभ मिलता है तो तुरंत अरेस्टिंग नहीं होती है। ये गाइडलाइन, ये अर्नेश कुमार के केस में भी ये गाइडलाइन आया हुआ था, तो उसको फॉलो जी। करना है। लेकिन पुलिस क्या करती है, रूटीन अरेस्ट कर लेती है। तो इस तरह के मिसयूज हुए हैं कई बार, तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस के माध्यम से चीजों को ठीक करने का एक निर्देश दिया है। तो यहाँ पे एक बात बताइएगा, जो सेक्शन 490 ए का मामला है, क्या वो बिलेबल है या नॉन बिलेबल है? इसमें सेक्शन 498 ए नॉन बिलेबल ऑफेंस है, जिसमें 3 साल तक की सजा है, और इसके लिए अक्यूज्ड के पास एक एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने का राइट होता है। वो एंटीसिपेटरी बेल फाइल करके प्राइमा फेसी देखा जाता है कि ऑफेंस बनता है कि नहीं। तो अमूमन इस तरह के मामलों में चूंकि पति पत्नी के बीच का विवाद है, फैमिली मैटर्स है, तो बेल मिल जाता है। इन लॉज को तो बेल मिल ही जाता है, पति को थोड़ा सा बेल हम्म, लेने में परेशानी होती है। तो एफआईआर दर्ज हम्म, होते समय क्या जो पीड़िता है उसके साथ वाकई में कोई मारपीट है, यदि मारपीट है तो उसको मेडिकल कराना चाहिए, और मेडिकल की एक रिपोर्ट होनी चाहिए जिससे ये प्रूफ हो सके कि वाकई में इंजरी थी या इनके साथ मारपीट की घटना हुई है। ये पुलिस वाले का काम है। ये रजिस्ट्रेशन एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के बाद एक चिकित्सीय जांच होनी चाहिए। यहाँ पे एक बात और है कि क्या केवल महिलाएं ही सेक्शन 498 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर सकती हैं? जी बिल्कुल, बढ़िया सवाल है ये। इसमें देखा जाता है, अमूमन देखा जाता है कि जो पीड़िता है वो खुद ही एप्लीकेंट होती है, कंप्लेनेंट होती है, या उनके जो ब्लड में रिलेशंस में जो आते हैं, ब्लड रिलेटिव्स हैं, वो भी कंप्लेनेंट हो सकते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जिसके आधार पे केस दर्ज होता है। कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई प्रकार होते हैं, जैसे फैमिली कोर्ट्स, एनडीपीएस कोर्ट, सिविल कोर्ट। तो जो क्रुएल्टी के मामले हैं, वो किन अदालतों में सुनी जाती हैं? जी बिल्कुल, इसमें एनडीपीएस की जो बात आपने की है, ये एक स्पेशल एक्ट है। तो इसके लिए किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को ये क्षेत्राधिकार होता है इस तरह के मैटर को सुनने का। फैमिली कोर्ट्स फैमिली से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उसको सुनती है, जिसमें चाइल्ड कस्टडी, मेंटेनेंस, एडॉप्शन का मामला, डिवोर्स, ये सारी चीजें आती है। इसी प्रकार से 498
498 ए का मामला है, वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सुनते हैं, और इसके साथ और भी डोमेस्टिक वायलेंस के कभी-कभी केसेस के सेक्शंस होते हैं एक्ट के, तो वो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के क्षेत्राधिकार में आता है, वो सुनते हैं। और जो क्रुएल्टी के मामले होते हैं उनका कोई ट्रायल पीरियड निहित है? क्योंकि अगर मान लीजिए अगर क्रुएल्टी का मामला साबित हो जाए, कोई एक पक्ष अगर दोषी पाया जाता है तो यह भले ही उसे सजा मिले, लेकिन यह एक विवाह विच्छेद का भी मामला है। यानी कि यह वह स्थिति है जहां पे दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहेगी। जी बिल्कुल, क्रुएल्टी एक ग्राउंड है डिवोर्स का। इसमें कोई भी पक्षकार, पति या पत्नी, इसके ग्राउंड पे तलाक का मुकदमा कर सकता है। ये फैमिली कोर्ट में होता है।